अभी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा कि शेयर हो रही है या नहीं। हो रही है। ओके। यहाँ पे पोर्टेज गाइड हम यूज़ करते हैं। अ, बिल्कुल न्यूबॉर्न से लेकर वो 2.5 से लेकर 6 इयर्स की एज के बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम डेवलपमेंटल डिलेज देखते हैं, बच्चे के डेवलपमेंटल डिले कौन से हैं, किस एज में है और किस डोमेन में ज़्यादा है। इसमें हम ये होता है कि मदर से क्वेश्चंस करते हैं। मदर से हम पूछते हैं कि जब आपका बच्चा इन्फेंसी में था, बिल्कुल न्यू बॉर्न था, तो उस वक्त एक एक स्टेटमेंट करके हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका बच्चा था तो उसमें आई कांटेक्ट उसने कब देना स्टार्ट किया, सकिंग उसने कब स्टार्ट की। इसके अलावा जब टॉयज के साथ खेलता था तो किस तरीके से खेलता था, इस तरह की एक एक स्टेटमेंट हम मदर से पूछते हैं। जिस स्टेटमेंट पे मदर कह देती हैं कि मेरा बच्चा ये वाली बिहेवियर देता था, तो वो उसको हम टिक कर देते हैं। जिसको वो डिनाई कर देती हैं कि नहीं करता था, तो वो क्रॉस कर देते हैं। फिर वो जो नंबर ऑफ टिक्स होते हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर 10 से कम आ जाए या 10 आ जाए तो उसके लिए फिर एक हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पर्पस पोर्टेज गाइड यूज करने का ये होता है कि हम बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट को देखें कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसे हुई थी उसकी, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के देखें। अगर वो डिलेड हैं तो कौन से हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या ADHD वाले होते हैं, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ जो भी बच्चा आता है उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव नहीं हुए होते टाइम पर। और उसके बाद ये थेरेपिस्ट फिल करवाता है मदर से, और फिर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और कभी कभी अगर ज़्यादा, जैसे अब टाइम नहीं होता, तो फिर हम मदर को कह देते हैं कि आप फिल करके ले आए। फिर वो नेक्स्ट डे जब करके लाती हैं तो फिर उसके बाद इसकी स्कोरिंग होती है, रिपोर्ट बनती है। की प्रिंसिपल्स इसके ये हैं कि हम इसमें डेवलपमेंटल, बेसिकली हम इसके ये देख रहे होते हैं कि चाइल्ड की अर्ली डेवलपमेंट कैसे हुई है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे उसकी मिली है, टास्क एनालिसिस हो जाता है कि हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि हमने बच्चे की जो एबल्स वाले टास्क हैं उसमें हमने कौन कौन से टास्क डालने हैं। डोमेन्स इसमें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प स्किल्स, मोटर मोटर डेवलपमेंट। इस हर डोमेन इन सारी डोमेन्स में ऑलमोस्ट 60 स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो हमने फिल करवानी होती हैं। और इसमें होता ये है कि जो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज होती है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर उस डेट ऑफ असेसमेंट तक का टाइम जो होता है उसमें हमने देखना होता है कि उससे पहले पहले, सपोज अगर बच्चा 3 साल का है तो 3 साल से पहले पहले 0 से लेके 2.5 या 2.8 ईयर्स तक हमने की एज तक हमने मदर से क्वेश्चंस करने होते हैं, उससे पहले पहले एज तक। पोर्टेज गाइड की चेकलिस्ट में आते हैं, डेवलपमेंटल चेकलिस्ट होती है, यूज टू एक्सेस चाइल्ड स्किल्स, उसमें बच्चे की स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सेल्फ हेल्प की जो डोमेन है उसमें ये होता है कि बच्चा अपने काम खुद से किस हद तक कर लेता है, जैसे जैकेट की जिप को बंद करना, या शूज खुद से पहनना, खाना खुद से खाना। इसके अलावा खुद से शावर लेना, या अपनी चीज़ों के बारे में की चॉइस वो खुद से कर सकता है या नहीं। टीचिंग मेथड्स इसमें ये होते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, मॉडलिंग के थ्रू, प्रॉम्प्टिंग, इसके अंदर जो डिलेज आते हैं वो हम कैसे अ, बच्चे को सिखा सकते हैं। मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग, रीइंफोर्समेंट, टास्क एनालिसिस, रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस के थ्रू वही चीज़ें फिर हम मदर को कहते हैं कि आप घर पे भी प्रैक्टिस करें। जो वो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, सिर्फ एक जो IEP बनता है उसमें ये नहीं होता कि जो आपने टास्क लिख दिए हैं, जो BCBA ने टास्क बना के दे दिए हैं, अपने बच्चे से वही करवाने हैं। आपने जब पोर्टेज गाइड फिल करवाया हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं जो कि उसके डिले हो सकते हैं, स्पेशली सेल्फ हेल्प हेल्प की डोमेन जो होती है। पेरेंट्स का क्या रोल होता है कि पेरेंट्स
घर पे वो चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं इन कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल्स। जो उसके थेरेपिस्ट है बच्चे की, उसकी कोलैबोरेशन से हम पेरेंट्स जो हैं वो स्किल्स सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे बेबल्स में भी होता है कि कुछ टास्क होते हैं जो हम मदर से, जब एबल्स की असेसमेंट करते हैं तो हम मदर से क्वेश्चनिंग करते हैं कि जैसे अब उसकी डोमेन है ड्रेसिंग वाली है, एक जो घर खाना खाने वाली है, इस तरह वाली डोमेन्स हैं, वो हम मदर से पूछते हैं कि वो बच्चा घर में कैसे करता है, क्योंकि थेरेपी सेशन में तो ये इतना काम नहीं होता। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि फ्लेक्सिबल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं, इजीली घर पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। डेवलपमेंटल ट्रैकिंग, हमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का पता चल जाता है कि बच्चे के किधर किधर डिले थे, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका आईईपी बनता है। और जो थेरेपिस्ट होता है वो थेरेपी सेशन में उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर थेरेपी इम्प्लीमेंट करता है। लिमिटेशंस इसकी ये है कि पेरेंट कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट सही से कमिटेड होके वो क्वेश्चनिंग नहीं दे रहे, या फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता कि ये टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, या कुछ भी वो गलत स्टेटमेंट भी दे देते हैं, तो इससे ये होता है कि बच्चे की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। फिर थेरेपिस्ट अच्छे तरीके से उनको गाइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर ठीक होने के बजाय खराब भी हो सकता है। एंड पे फिर ये है कि बच्चे की डेवलपमेंटल स्किल एक्विजिशन डेवलप होती है। अर्ली इंटरवेंशन मॉडल मिल जाता है मदर्स को, एक जैसे एक आइडिया हो जाता है कि उन्होंने घर पे इंटरवेंशन कैसे देनी है। फैमिली पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होती है ज़्यादा। जब मदर से हम फिल करवाएंगे तो मदर भी उन चीज़ों के बारे में, उनको भी अवेयरनेस होती है कि हमने उस चीज़ को किस तरह से डील करना है। अब इसका मैं आपको टेस्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ कि इसकी रिपोर्ट कैसे बनती है। इसकी रिपोर्ट ऐसे बनती है, यहाँ पे हम बच्चे का नाम लिखते हैं, इनिशियल्स लिखते हैं, उसकी एज लिखते हैं, फिर हम पोर्टेज गाइड के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि पोर्टेज गाइड क्या का इंट्रोडक्शन, कि पोर्टेज गाइड किस टाइप का टेस्ट है। फिर इसमें हम ये देखते हैं, नीचे उसकी डोमेन्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसमें 5 फंक्शनिंग एरियाज होते हैं: सोशलाइजेशन, कॉग्निशन, लैंग्वेज, मोटर, सेल्फ हेल्प की डोमेन। जितनी डोमेन्स थी वो सारी। फिर इसमें भी डिस्क्रिपेंसी होती है बच्चे की। डिस्क्रिपेंसीज ऐसे इसकी डिस्क्रिपेंसी ऐसे निकलती है कि हम बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज और उसकी फंक्शनल एज को माइनस करते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज होती है डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ असेसमेंट तक के टाइम की जो एज होती है। और जो फंक्शनल एज होती है वो जब हम इसको डेट ऑफ असेसमेंट और डेट ऑफ बर्थ जो है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज जो है उसको जब हम माइनस करते हैं तो उससे उसकी फंक्शनल एज आ जाती है। बेसिकली पोर्टर्स गाइड के थ्रू हमें बच्चे की फंक्शनैलिटी का आइडिया होता है। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि सोशलाइजेशन 2 to 3 है, सेल्फ हेल्प 0 to 1 है, और ये सारी चीज़ें ये डोमेन लिखी हुई है कि सपोज अगर बच्चा 5 इयर्स का है तो जो उसकी सोशलाइजेशन का लेवल है वो 2 to 3 इयर्स की एज का है। जो बच्चे 2 to 3 इयर्स के होते हैं, जो कि वो अपनी एज अप्रोप्रिएट काम नहीं करता, ये वो काम कर रहा होता है सोशलाइजेशन में, उसका लेवल 2 to 3 इयर्स की एज के बच्चों का है। सेल्फ हेल्प में 0 to 1 है। ये सैंपल है, एक बच्चे पे पोर्टेज गाइड अप्लाई हुई हुई है, हर एक बच्चे का डिफरेंट होगा। फिर इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, यहाँ क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है। इसमें डिस्क्रिपेंसी निकलती है, हम बच्चे की डिस्क्रिपेंसी, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर से, हम वही फंक्शनल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को माइनस करके निकालते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि 2 इयर्स, जैसे सपोज ये बच्चा खुद तो 5 साल का था लेकिन इसकी जो डिस्क्रिपेंसी निकली है वो 2 इयर्स निकली है। और इससे ये चीज़ ऑब्जर्व होती है कि इसके अंदर इस बच्चे में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इसके काफ़ी ज़्यादा डिलेड थे। फिर हमने ये लिखना होता है कि हर डोमेन में बच्चे ने बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, जितने उसके करेक्ट रिस्पॉन्सेज होंगे, जो नंबर ऑफ टिक्स होंगे, वो वाली स्टेटमेंट्स हमने लिख लेनी है। सबसे पहले हमने फंक्शनल एज लिखनी है जो ऊपर भी लिखी थी।
फिर हमने ये बताना है कि सेल सोशलाइजेशन की डोमेन में वह बच्चा क्या कर लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द चाइल्ड कुड प्ले 2 to 3 minutes, और फिर ही ट्राइज टू इनिशिएट पीपल, जो भी उसका होगा वो लिखना होगा। फिर सेल्फ हेल्प की डोमेन में भी उसकी एज लिखनी है सबसे पहले, और फिर उसका थोड़ा सा बिहेवियर हमने जो ऑब्जर्व किया होगा या मदर बताएंगी वो हमने लिख देना है। फिर इसी तरह बाकी सारी डोमेन्स का लिख के पांच जितनी भी 5 डोमेन्स हैं सबका लिखना होता है। तो यहाँ पे ये इसकी एक रिपोर्ट बन जाती है। इसका अब मैं आपको सैंपल दिखा दी, सॉरी टेस्ट दिखाती हूँ कि टेस्ट कैसा होता है। का ये इंग्लिश वर्जन होता है। आपने मदर को उर्दू में एक्सप्लेन करना होता है एक एक स्टेटमेंट। जिस तरह पे यहाँ पे हमने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ऊपर उसका नाम लिखना है, फिर इंस्ट्रक्टर जिसमें थेरेपिस्ट का नाम आएगा कि कौन टेस्ट अप्लाई कर रहा है। फिर प्रोग्राम ईयर किस एज में अप्लाई, किस साल में अप्लाई हुआ, और नीचे हमने ये सारी इसकी डेट ऑफ असेसमेंट लिखनी होती है। जैसा इन्फेंट स्टिमुलेशन सबसे पहले ये वाली स्किप हो जाती है, ये वाली हम नहीं सॉल्व कर पाते। इसके बाद सेकंड डोमेन आती है, ये है सोशलाइजेशन में। इसमें हमने ये वाली डोमेन है सोशलाइजेशन। इसमें हमने ये होता है कि जो लास्ट की डोमेन होती है वहां से स्टार्ट करना होता है। जैसे बच्चा जिस मर्जी एज का है, जो लास्ट क्वेश्चन है वहां से हमने स्टार्ट करना है। जैसे हम यहाँ से सोशलाइजेशन की डोमेन हम करवा रहे हैं, तो उसमें हम मदर से पूछेंगे। अगर सपोज बच्चा, ये जो भी मैंने आपको सैंपल दिखाया था इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चा है 5 साल का, तो हमने उससे जो भी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज होगी उससे एक एक साल पहले से हमने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करनी है। जैसे 4 साल की डोमेन तक हमने 4 to 5 years की एज तक हमने फिल करवाना है। जहाँ तक कंसेक्यूटिव टिक्स 10 टिक्स आते हैं कंसेक्यूटिव, मतलब कोई बीच में कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर तो वो 10 आ जाते हैं वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना। अगर 10 नहीं आते और नंबर ऑफ टेक्स्ट कंसेक्यूटिव 10 नहीं आते और हमने फिल करवाते रहना, फिर उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे सपोज अब मैं, अगर आप में से कोई फेल करवा रहा है तो आप मदर से पूछोगे कि आपका बच्चा जब सपोज अगर 5 साल के है तो हम स्टार्ट करेंगे 5 से 6 साल। जब बच्चा 5 साल के है तो उसमें वो अब क्या कर रहा है कि यहाँ से हम देखते हैं कि उस तो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि वो गोल्स अपनी एक्टिविटी डिज़ाइन कर लेता है या नहीं करता। इसी तरह वो पार्ट ऑफ स्टोरी को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। टॉयज के साथ कैसे खेलता है, अपनी जो सिंपल टूल्स हैं उनको कैसे यूज करता है, यूज कर लेता है या नहीं। अगर तुम मदद कहती है यस, तो फिर वो टिक हो जाएगा। यस और नो भी लिख सकते हैं, टिक और क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो ज्यादातर टिक और क्रॉस ही यूज होता है। तो अगर तो मदद कह रही है कि नहीं ठीक यूज कर लेता है तो वो टिक हो जाएगा, वरना क्रॉस। इस तरह से हम करके क्वेश्चनिंग करते रहते हैं जब तक 10 कंसेक्यूटिव टिक्स नहीं आते। और अगर 10 आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला में ये होता है कि नंबर ऑफ टेक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन करेक्ट थे वो, और जितने उस डोमेन में क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। जैसे सपोज सोशलाइजेशन की डोमेन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 83 टोटल। तो अगर और मदर हमें आंसर दे रही हैं तो वो तकरीबन बनता है, अब वो बनता है 70। जो हमने काउंट किया है वो 10 बनता है। तो 10 डिवाइडेड बाई 83 मल्टीप्लाई 12। अब मल्टीप्लाई 12 क्यों करेंगे, वो ये कि हमने पूरा एक साल देखना होता है कि पूरे साल में बच्चे की क्या डेवलपमेंट थी। फिर उसके बाद जो आंसर आता है वो हम उसकी फंक्शनल एज में, वो हम यहाँ पे जो इसमें लिखना था। अभी मैंने आपको सैंपल दिखाया किधर क्या।
ये जो यहाँ पे हमने लिखना होता है, वहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि ये बच्चा सपोज 2 to 3 इयर्स की एज में, यहाँ पे ये जो हमने लिखते हैं 2 to 3, 2 to 3 लिखा है, तो अगर सपोज जो हम टिक्स काउंट कर रहे हैं वो है, वो हमने जो टिक्स टोटल नंबर ऑफ टिक हमने स्टॉप कर दी है 4 to 5 की एज में, या 3 to 4 की एज में, तो वो उसकी फंक्शनल एज बन जाएगी, कि उसकी जो फंक्शनल एज है वो इस लेवल की 3 to 4 इयर्स की एज में। तो इस तरह से करके उसकी फंक्शनल एज आ जाती है, और फिर आपने उसकी रिपोर्ट बना लेनी होती है। यहाँ तक समझ आया? इसमें से मैं आपको यूट्यूब की वीडियो का लिंक भी शेयर शेयर कर दूंगी, इसमें भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह बाकी हमने लैंग्वेज वाली डोमेन भी ऐसी फिल करवानी होती है, सेल्फ हेल्प वाली भी ऐसे ही करवानी होती है, और एंड तक कॉग्निटिव तक। सिर्फ वो स्टार्ट वाली नहीं होती, इन्फेंसी वाली, इन्फेंट वाली नहीं होती, बाकी सारी डोमेन्स फेल होती हैं। तो अभी मेरे ख्याल है आज के लिए इतने ही काफ़ी है। बाकी रह जाएगा आपका एबल्स और एफल्स, वो फिर नेक्स्ट पे, या फिर वो भी अभी करवा देती हूँ आपको साथ ही। आप लोग, मुझे ये ऐसे क्यों लगता है कि सो के क्लास लेते हो? एटलीस्ट इतना तो रिस्पॉन्स दो कि समझ आ गई है या नहीं आई है, या फिर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैं से सिर्फ एक फैजाबाद का रिस्पॉन्स देती है, बाकी कोई भी नहीं देता। ओके, अभी मैं एबल्स और एफल्स करवाती हूँ। एबल्स और एफल्स वो है जो कि असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स, और एफल्स है असेसमेंट ऑफ फंक्शनल लिविंग स्किल्स। ये एबल्स और एफल्स कितनों ने अप्लाई किया हुआ है, या यूज तो सभी कर रहे होंगे क्लिनिक में? एबल्स और एफल्स में ये है कि सबसे पहले एबल्स आता है। एबल्स एबीए की फील्ड में यूज होता है। इसमें भी हम बच्चे के डेवलपमेंटल और फंक्शनल स्किल्स को असेस करते हैं। इसके थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनता है, जो हम थेरेपी सेशंस में अप्लाई करते हैं। ये ज़्यादातर कॉमन होता है ऑटिज्म के बच्चों के लिए और एडीएचडी के बच्चों के लिए। एबल्स क्या है? एबल्स एबल्स को बेसिक की जो फुल फॉर्म है वो है असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स, और ये डेवलप किया था पार्टिंगटन ने। और इसमें असेसमेंट होती है, स्किल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, इसमें लैंग्वेज और लर्निंग स्किल्स को इवेलुएट करते हैं हम। एबल्स हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमें स्किल डेफिसिट्स का पता चले, बच्चे की प्रोग्रेस का पता चले, हम उसका ट्रैक आउट कर सकेंगे, जो टारगेट हमने बनाए थे बच्चे की है वो उसने अचीव किए हैं या नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बन सके, और एबीए थेरेपी इफेक्टिवली अप्लाई हो सके। स्ट्रक्चर एबल्स का ये है कि इसमें मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, ऑलमोस्ट 544 स्किल्स होती हैं इसके अंदर, 544 स्किल्स।
और इसमें हम मास्टरी लेवल को असेस कर सकें। इसमें ये होता है कि लेबलिंग इंट्रोवर्बल्स एसोसिएट डोमेन ए होती है, असेसमेंट एंड कॉपरेशन स्किल्स होती है, बी है विजुअल लैंग्वेज की, सी रिसेप्टिव लैंग्वेज, डी मोटर स्किल्स, ई वोकल स्किल्स, एफ होती है रिक्वेस्ट की, जी होती है लेबलिंग की, एच एच इंट्रोवर्बल्स की होती है, आई आई जे और के इतना कॉमन, के होती है प्ले एंड लेयर स्किल्स की डोमेन होती है। ये सारी डोमेन्स हैं इसमें, मैथ्स के, लर्निंग के, रीडिंग के, इनकी चीज़ें यूज होती हैं। एबल्स की स्कोरिंग कैसे होती है कि उसमें हम बच्चे की ग्रेड यूज करके हम उससे एक एक टास्क करवाते हैं, डोमेन वाइज, जैसे कॉपरेशन एंड री इफेक्टिवनेस है, डोमेन ए है, उसमें हम सारे टास्क से करवाएंगे, जो वो कर लेगा वो हम उसके बॉक्सेस फिल होते हैं। अगर तो वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों क्राइटेरिया कर लेते हैं तो वो दोनों फिल हो जाते हैं बॉक्स। अगर कोई एक कर रहा है तो एक बॉक्स फिल होगा और दूसरा रहने देंगे, और जो नहीं करेगा टास्क नहीं कर पाएगा वो हम उसका आईपी में ऐड कर देते हैं, प्लान में। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है हर 3 महीने बाद, तो दोबारा से असेसमेंट होती है बच्चे की, वो भी एबल्स के थ्रू होती है। लिमिटेशंस ये हैं कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है इसमें, ट्रेन प्रोफेशनल्स हर कोई एबल्स की असेसमेंट नहीं करता, सिर्फ आईबीए जो इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट है वो असेसमेंट करता है। एफल्स क्या है? असेसमेंट ऑफ फंक्शनल लिविंग स्किल्स, ये भी एबल्स की तरह ही है, उसमें बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स थे, यहाँ पे फंक्शनल लिविंग स्किल्स आती हैं, जिसमें डेली लाइफ स्किल्स आती हैं, जैसे खाना खाना, बाहर बाल ब्रश करना, कपड़े पहनना, टॉयलेट यूज करना, वॉशरूम नहाना, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के रिलेटेड टास्क होते हैं। इसके बाद ये उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है जो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं। पर्पस क्या है एफल्स यूज करने का कि इंडिपेंडेंस आए बच्चों में, और फंक्शनल लाइफ उनकी इम्प्रूव हो, इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी लिविंग के लिए प्रिपेयर किया जा सके, और इनकी ओवरऑल इंडिपेंडेंट हो। असेसमेंट मॉड्यूल्स इसमें बेसिक, जैसे उसके अंदर डोमेन्स थी एबल्स में, इसी तरह एफल्स की डोमेन्स हैं। बेसिक लिविंग स्किल्स, होम स्किल्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्कूल स्किल्स, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स। बेसिक लिविंग स्किल्स में घर के काम हैं, जैसे किचन यूज करना, उसके अलावा घर के जो बाकी हैं, जैसे लॉन्ड्री करना, खाना बनाना, घर की सफाई वगैरह करना, ये वो वाले स्किल्स होते हैं। होम स्किल्स में वही घर के वाले होते हैं, बेसिक लिविंग, जो कि आम जैसे कम्युनिटी, बाहर जाना, लोगों से मिलना, इस तरह की होती हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में है कि आपने लोगों की हेल्प कैसे करनी है, शॉपिंग कैसे करनी है, ये वाली स्किल्स हैं। स्कूल स्किल्स में सारे स्कूल रिलेटेड हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स में आती हैं, जैसे स्कूल का होमवर्क कैसे करना है, कटिंग कैसे करनी है, पेस्ट स्टेपलर कैसे यूज करना है, प्रिंटिंग कैसे करनी है, इस तरह की स्किल्स हैं। पिक्चर कैसे लेनी है, ये सारी। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स में है इंडिविजुअल की अपनी जो है कि वो उसने सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करनी है। और वोकेशनल स्किल्स में अ, है कि उसने अपना स्कूल का काम कैसा करना है, या फिर जो उसकी जो होम इकोनॉमिक्स हैं, जैसे स्टिचिंग करना, कुकिंग करना, इस पेंटिंग करना, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की स्किल्स हैं इसमें। उसके बाद होम स्किल्स में मैंने आपको बता दिया, क्लीनिंग, लॉन्ड्री करना, कुकिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, घर की सारी चीज़ें, वो होम स्किल्स में आता है। कम्युनिटी मॉड्यूल में शॉपिंग करना, ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, मनी एक्सचेंज करना, जैसे शॉपिंग करते हुए कि मतलब कितने पैसे देने हैं लेने हैं, ये वाली सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद स्कूल स्किल्स में सारे स्कूल रिलेटेड होता है, और ये मैंने आपको इसमें
वैसे बता दिए कि एबल्स और एफल्स में फ़र्क क्या है। एबल्स में बेसिक लैंग्वेज एंड लर्निंग स्किल्स आती हैं, ये बच्चों के लिए यूज़ होता है। बच्चों के लिए ऐसे कि जो के 18 ईयर्स से नीचे वाले हैं, 10 to 12 ईयर्स की एज तक यूज़ होता है। वैसे कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन 12 ईयर्स तक होता है। जो एप्पल्स है वो 18 अबव पे यूज़ होता है, या 15 से 25 ईयर्स की एज तक यूज़ होता है। इंटरवेंशन प्लानिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं कि स्किल डेफिसिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिविजुअलाइज प्लान बनाते हैं, इंडिपेंडेंट और कम्युनिकेशन इनमें इंक्रीज होती है, और वो हम इनके टास्क बनाकर उसको आईपी में ऐड करते हैं, और फिर वो जो थेरेपी में हम टास्क करवा रहे होते हैं वो यही सारे होते हैं। और इसके बाद कंक्लूजन है, वो समरी है सारी बात। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा कवर हो गया है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका ओरल क्विज होगा। क्या आप भी आज, मैं क्लास एंड कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट जो सैटरडे को क्लास है उसमें फिर आपका पहले क्विज होगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा। या फिर